सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 3 शहरों में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाने के लिए हाईटेक लैब का उद्घाटन किया। ये लैब नोएडा, मुंबई और कोलकाता में बनाए गए हैं। इनसे न सिर्फ कोरोना बल्कि और भी बीमारियों की टेस्टिंग में मदद मिलेगी। इस मौके पर पीएम ने कोरोना को लेकर उनकी सरकार द्वारा उठाए कदमों का जिक्र किया और कहा कि हमने वक्त रहते कदम उठाए। उन्होंने ये भी कहा कि देश के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन बनाने पर तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे देश के टैलेंटेड वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक कोई प्रभावी दवा या वैक्सीन नहीं बनती, तब तक मास्क, 2 गज की दूरी, हैंड सैनिटाइजेशन की हमारा एकमात्र विकल्प है। भारत में कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14 लाख के पार हो गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 49,931 नए मरीज मिले हैं और 708 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में मौत की यह संख्या अमेरिका और ब्राजील से ज्यादा है। अमेरिका में 24 घंटे में 445 मौतें और ब्राजील में 556 मौतें हुई हैं। इसके साथ ही देश में अब तक 14,35,453 कंफर्म केस हो चुके हैं। वहीं 32,771 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना की रफ्तार का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 दिनों में ही यहां करीब 1 लाख मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। फिलहाल देश में 4,85,114 एक्टिव केस हैं। अब तक कुल 9,17,568 लोग इस खतरनाक वायरस को मात देने में कामयाब रहे हैं। हालांकि तेजी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के बीच डेथ रेट और रिकवरी रेट के आंकड़ों ने राहत दी है। कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर 63.45% है, जबकि डेथ रेट 2.3% है। देश में कोविड-19 नमूनों की जांच की संख्या 1,68,00,000 के पार चली गई है। आईसीएमआर के मुताबिक 26 जुलाई यानी रविवार को 5,15,472 नमूनों की जांच की गई। उत्तर प्रदेश में सोमवार को कोरोना के 3,578 नए मामले सामने आए, जो कि प्रदेश में एक दिन में मिले अब तक के सर्वाधिक केस हैं। राज्य के अपर मुख्य स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 31 मौतें हुई हैं, जबकि लखनऊ में 312 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। यूपी में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 26,200 के पार जा चुकी है। वहीं अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 43,000 के करीब आ गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 1456 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि इस दौरान यूपी सरकार ने दावा किया कि प्रदेश में रविवार को 1,07,000 के करीब सैंपल्स की जांच की गई, जो कि एक दिन में अब तक किसी राज्य में किया गया सबसे ज्यादा टेस्ट है। राजस्थान के सियासी जंग में नया ट्विस्ट आ गया है। सोमवार दोपहर को राज्यपाल कलराज मिश्र ने गहलोत सरकार की विधानसभा सत्र बुलाने की मांग को स्वीकार कर लिया है और विधानसभा सत्र का आह्वान किया है। राज्यपाल की ओर से कहा गया है कि उनका कभी ऐसा कोई इरादा नहीं रहा कि सत्र न बुलाया जाए। दरअसल सीएम अशोक गहलोत और कांग्रेस लगातार राज्यपाल कलराज मिश्र पर आरोप लगाते आए हैं कि वो केंद्र सरकार के इशारे पर सत्र नहीं बुला रहे और विश्वास मत में देरी कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को ही सीएम अशोक गहलोत की संशोधित याचिका को राज्यपाल मिश्र ने कुछ सवालों के साथ एक बार फिर खारिज कर दिया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि उन्होंने राज्यपाल के व्यवहार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। राज्यपाल के विधानसभा सत्र बुलाने के फैसले के बाद अब माना जा रहा है कि ये सियासी जंग नंबर गेम पर आकर अटक गई है। सोमवार को शुरुआती झटकों के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक और राहत मिली। बीएसपी के सभी 6 विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने के खिलाफ जो याचिका भाजपा विधायक ने हाईकोर्ट में दायर की थी, अदालत ने उसे खारिज कर दिया है। दरअसल बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने स्पीकर सीपी जोशी से मांग की थी कि वो बीएसपी विधायकों पर दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करें और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द करें। इस मांग पर स्पीकर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के बाद बीजेपी ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया था, जहां अब उस याचिका को खारिज कर दिया गया है।
59 चीनी ऐप बैन करने के बाद भारत सरकार ने चीन पर एक और डिजिटल स्ट्राइक करते हुए अब 47 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। खबरों के मुताबिक ये सभी 47 ऐप्स पहले बैन हो चुके 59 ऐप्स के क्लोन हैं। फिलहाल बैन हुए ऐप्स के नाम सामने नहीं आए हैं और न ही कोई आधिकारिक बयान आया है। माना जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी और यूजर प्राइवेसी के तहत सरकार ने ये फैसला लिया है। खबर ये भी है कि सरकार ने किसी न किसी तरह चीन से जुड़े 275 ऐप्स की लिस्ट तैयार की है, जिन पर आने वाले समय में बैन लगाया जा सकता है। इस लिस्ट में पॉपुलर गेमिंग ऐप पबजी और अली एक्सप्रेस ऐप भी शामिल है। रिपोर्ट की माने तो ये ऐप चीन के साथ कथित तौर पर डेटा शेयर कर रहे हैं। इस वजह से सरकारी एजेंसियां इनका रिव्यू कर रही हैं और डेटा सिक्योरिटी का खतरा होने पर जल्द ही इन पर भी बैन लगाया जा सकता है। चीन से तनाव के बीच इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ी खबर है। इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल होने के लिए 5 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं। इन 5 फाइटर प्लेन को 7 भारतीय पायलट उड़ाकर अंबाला एयरबेस ला रहे हैं। हालांकि ये 5 जहाज सीधे भारत नहीं पहुंचेंगे। 28 जुलाई को इन्हें यूएई के अल डाफरा एयरबेस पर उतारा जाएगा। फ्रांस के पास से इस एयरबेस की जिम्मेदारी है। यहाँ सभी विमानों की चेकिंग होगी और फ्यूल भरा जाएगा, जिसके बाद ये विमान 29 जुलाई की सुबह अंबाला पहुंचेंगे। बता दें कि भारत ने फ्रांस से 36 राफेल विमान खरीदने की डील की है, जिसमें से 5 विमान की डिलीवरी दी जा रही है। राफेल के आने से भारतीय एयरफोर्स की ताकत में भारी इजाफा होगा। बिहार में बाढ़ का प्रकोप अब और तेज हो गया है। दरभंगा, गोपालगंज, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में सैकड़ों गांव पानी में समाते जा रहे हैं। लोग जान बचाने के लिए घर और मवेशियों को छोड़कर ऊंचाई वाली जगहों पर शरण ले रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को खाने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूड पैकेट्स गिराए जा रहे हैं। जल संसाधन विभाग के मुताबिक बागमती नदी, बूढ़ी गंडक, कमला बलान, लालबकिया, पुनपुन, अधवारा, खिरोई, महानंदा और घाघरा नदी अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बिहार के 12 जिले में बाढ़ से 10 लाख से ज्यादा लोग अब तक प्रभावित हो चुके हैं। इन जिलों में राहत और बचाव का काम चलाए जाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 25 टीमों को तैनात किया गया है, जिन्होंने प्रभावित इलाकों से बोट्स के जरिए करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया है। असम में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। राज्य सरकार के मुताबिक असम के 33 जिलों में से 23 जिलों में करीब 25 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने 457 रिलीफ कैंप बनाए हैं, जहां बाढ़ से प्रभावित लोगों को रखा जा रहा है। खबर है कि इस साल बाढ़ और भूस्खलन से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर करीब 150 हो गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जारी बुलेटिन के मुताबिक बारपेटा के कलगछिया में 2, कोकराझार के कछुआ गाँव में 2 और मोरीगांव जिले के भूरा गांव में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। राज्य के 33 जिलों में से 23 जिलों के 2265 गांवों में करीब 25 लाख लोग बाढ़ से अब भी बुरी तरह प्रभावित हैं। प्राधिकरण ने बताया कि राज्य में 101 नौकाएं तैनात की गई हैं और बीते 24 घंटे में जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने 188 लोगों को बचाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर की आधारशिला रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी जानकारी सामने आई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने बताया कि राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ तथ्य भी निकल कर आएगा, ताकि कोई भी विवाद यहाँ उत्पन्न न हो सके। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट पे लड़नी पड़ी है, उससे यह बात सामने आई है कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तैयारी लगभग खत्म होने वाली है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। इस बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि विवाद में एक पैरोकार रहे निर्वाणी अखाड़ा ने पीएमओ को लीगल नोटिस भेजा है।
निर्वाणी अखाड़ा ने कहा है कि उसने राम जन्मभूमि आंदोलन में सालों से अहम भूमिका निभाई है। अब उसकी मांग है कि राम मंदिर के लिए बने ट्रस्ट में निर्वाणी अखाड़ा को भी जगह दी जाए, साथ ही मंदिर के पुजारी की गद्दी भी अखाड़ा को ही मिले। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर केंद्र सरकार ने 15 सदस्यों वाला एक ट्रस्ट बनाया है जो मंदिर निर्माण और उसकी सारी व्यवस्थाओं को देखेगा। हरियाणा सरकार ने गांधी नेहरू परिवार की संपत्तियों की जांच का आदेश दिया है। सरकार ने आदेश दिया है कि 2004 से 2014 तक गांधी नेहरू परिवार द्वारा राज्य में कथित रूप से अर्जित संपत्तियों की जांच की जाएगी। उस समय राज्य में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार थी। राज्य के मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा ने राज्य सरकार के विभागों से कहा कि वे इस संबंध में जांच शुरू करें। दरअसल आरोप है कि 2005 से 2010 के बीच गांधी नेहरू परिवार के नाम पर हरियाणा में कई संपत्तियां जुटाई गई थीं। केंद्र सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट से जुड़ी संपत्तियों की जांच का भी आदेश दिया गया है। जम्मू कश्मीर के बदले हुए स्टेटस पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो विधानसभा का चुनाव तब तक नहीं लड़ेंगे जब तक जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना रहेगा। द इंडियन एक्सप्रेस में उमर ने लिखा कि मैं देश के सबसे सशक्त विधानसभा का सदस्य रहा, 6 सालों तक विधानसभा में विपक्ष का नेता रहा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता और ना ही उस सदन का सदस्य बनूंगा जहां पर कोई अधिकार नहीं हो। बता दें कि उमर अब्दुल्ला का बयान अनुच्छेद 370 के खात्मे की पहली वर्षगांठ के आसपास आया है। उमर अब्दुल्ला को 8 महीने की हिरासत के बाद 24 मार्च को रिहा कर दिया गया था। चीन के साथ सीमा पर जारी तनाव के बीच भारतीय सेना ने बड़ा फैसला किया है। सेना ने सियाचिन बेस कैंप और लद्दाख में कुमार पोस्ट को नागरिकों के लिए खोल दिया है। ये इलाके लेह से करीब 225 किलोमीटर दूर हैं। सेना ने इस कदम से एक तीर दो शिकार किया है। एक तो चीन को साफ संदेश गया कि उसके तेवरों का भारत पर कोई असर नहीं पड़ा है, और दूसरा उन सीमावर्ती गांवों में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा जो अब तक विकास से दूर हैं। बता दें कि सियाचिन बेस कैंप करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर है और कुमार पोस्ट 15,000 फीट ऊंचाई पर है। जो भी टूरिस्ट यहां जाना चाहते हैं, आर्मी की एडवेंचर सेल उनसे जानकारी लेगी और फिर परमिट जारी करेगी। सभी विजिटर्स को लेह प्रशासन की प्रोटोकॉल्स और क्वारंटीन प्रोसीजर को फॉलो करना होगा। फिलहाल लेह से 40 किलोमीटर के दायरे में ही गैर स्थानीय लोग जा सकते हैं। लेह जिला प्रशासन लंबे वक्त से इन इलाकों में नागरिकों के लिए खोलने की मांग करता रहा है। बच्चन परिवार की बहू और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ उनकी बेटी आराध्या को मुंबई की नानावटी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। ऐश्वर्या और आराध्या को कोविड-19 नेगेटिव पाया गया है। ऐश्वर्या के पति और एक्टर अभिषेक बच्चन ने ट्विटर के जरिए इस खबर को फैंस के साथ शेयर किया। अभिषेक ने यह भी बताया कि वो और उनके पिता अमिताभ बच्चन अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं और नानावटी अस्पताल में डॉक्टर्स की देखरेख में रहेंगे।